दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का ये मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वो हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सकीय लाभ, बीमारी की छुट्टियों, छुट्टी के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वो अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वो सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सकीय लाभ और अन्य सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। वो विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वो प्रायः कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसीलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूं। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वो सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि ये मानसिकता लोगों को कमजोर तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। वो आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे तो दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडेटा कैसे लिखा जाए, तो दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाएं ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे ये विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वो इस तरह की बातें कहते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए थे, तब भी वो खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वो अपने समर्थन में ये कहते थे, गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना अस्थाई है, गरीब होना स्थायी। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उनके प्रभाव को कभी पूरी तरह से समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण ये नहीं था कि वो कम पैसे कमाते थे। उनकी तनख्वाह काफी अच्छी खासी थी। वो तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दो डैडी होने के कारण मैं बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या फिर गरीब डैडी की। हालांकि ये दोनों ही शिक्षा और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढ़ूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वो चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल से MBA करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं ताकि मैं ये समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और ये सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वो बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। 9 साल की उम्र में मैंने ये फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा।
इसका मतलब ये निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूंगा, हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूं। द रोड नॉट टेकन, वो राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थीं, और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक को ही चुनना था। और यात्री के तौर पर मैं काफी देर तक खड़ा रहा, और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था इसके झुरमुटों में मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी, और संभवतः इसका दावा बेहतर था, क्योंकि यहां घास ज्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे, और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थीं, जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। ओह, मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ता खोलता जाता है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां कभी लौट पाऊंगा। मैं आह भरकर ये कहूंगा, आज से युगों युगों के बाद। एक जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थीं, और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं, और इसी से सारा फर्क पड़ा। इतने बरसों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में विचार किया है। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नजरिए को न मानने का निर्णय दुखद था, लेकिन ये एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने ये फैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया, क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं वो सब कुछ जान गया था और पूरी तरह से समझ गया था जो वो अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश करते थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनता है। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसा काम कैसे करता है। इसीलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी, उस वक्त मैं केवल 9 साल का था। इसीलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो सबक सिखाए वो सरल थे। बाकी बातें जो भी हों, उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे, जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। ये पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है, जिन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से अमीर डैडी ने मुझे उन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ तो मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे। अध्याय 1, सबक 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी उनकी नई कैडिलैक में आई थी और वो वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। वो अपने 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया।
उन्होंने हमसे कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अविश्वास में पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहत अंदाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सर हिलाया, अपना चश्मा नाक के पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतजार में खड़ा रहा। ये सन 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में मूलतः शुगर प्लांटेशन यानी गन्नों के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। छठे ग्रेड के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता था। चूंकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसीलिए मैं इस स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मैं एक अलग स्कूल में जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। छठी ग्रेड के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वो सोच विचार कर रहे हैं। अब देखो बेटे, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना पड़ेगा। मैंने पूछा, अब मैं कैसे पैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तभी मैं उनका असली मतलब समझ गया था। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूं, या मुझे जवाब नहीं मालूम है, इसीलिए खामखा शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी बन जाती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को बताया कि मेरे डैडी ने क्या कहा था। जहां तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से ही इस स्कूल में पढ़ रहा था। किसी ने कस्बे में स्कूलों की एक विभाजक रेखा खींच दी थी और इसी वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूल में आ गए थे। वैसे हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें, हर नई चीज होती थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी चीजें मुहैया कराते थे, लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीजें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे? वो मान गया और शनिवार की उस सुबह माइक मेरा पहला कारोबारी साझेदार बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में बातें करने लगते थे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे, जिससे दिल थोड़ा दुखता था, लेकिन वो दर्द अच्छा था क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने का तरीका सोचने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार दोपहर को अचानक हमारे दिमाग में बिजली कौंधी। ये एक ऐसा विचार था जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक में मिला था जिसे उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबार आ गया था। अगले कई सप्ताह माइक और मैं आसपास के इलाके में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वो अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख सकते हैं। हैरानी के भाव के साथ ज्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। कुछ ने हमसे पूछा कि हम उनका करेंगे क्या। इसके जवाब में हमने कहा, अब हम आपको नहीं बता सकते, ये एक कारोबारी रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे, मेरी मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वो उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। ये एक भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स था
जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थीं। अब उसमें टूथपेस्ट ट्यूब्स का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी मम्मी के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों की गंदी मुड़ी तुड़ी इस्तेमाल हो चुकी टूथपेस्ट ट्यूब्स को देख देख कर उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं ये दोबारा नहीं सुनना चाहती कि ये कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को अभी साफ करो वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याप्त ट्यूब्स हो जाएंगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतजार कर रहे हैं जिनकी टूथपेस्ट ट्यूब्स खत्म होने वाली थीं और हमें मिलने वाली थीं। मम्मी ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने की तारीख योजना से ज्यादा जल्द आ गई थी और दबाव बढ़ गया था। मेरी पहली साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि मेरी खुद की मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। ये माइक का काम था कि वो पड़ोसियों से टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने को कहे। साथ में वो उनसे ये भी कहता था कि उनके दांतों के डॉक्टर का भी यही कहना था कि उन्हें दिन में ज्यादा बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी एक दोस्त के साथ घर आए। उन्होंने देखा कि 9 साल के 2 लड़के पोर्च में पूरी गति से उत्पादन करने में जुटे हैं। हर कहीं बारीक सफेद चूरा फैला हुआ था। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे कार्टन्स थे और हमारे परिवार का हिबाची ग्रिल लाल सुर्ख कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर दहक रहा था। डैडी सावधानी से चलकर आए। उन्हें पोर्च के शुरू में ही कार खड़ी करनी पड़ी क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया कार की जगह तक पहुंचने में बाधा डाल रही थी। जब वो और उनके दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि स्टील का एक बर्तन कोयलों के ऊपर रखा हुआ था जिसमें टूथपेस्ट ट्यूब्स पिघल रही थीं। उस जमाने में टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब्स शीशे से बनती थी। इसीलिए पेंट के जल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के छोटे बर्तन में डाल देते थे। वो पिघलने लगती थीं और द्रव बन जाती थीं। इस पिघले हुए शीशे को हम दूध के कार्टन में बने एक छोटे छेद में अंदर डाल रहे थे। दूध के कार्टन्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफेद चूरा और कुछ नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। जल्दबाजी में उसके बैग में मेरी लात पड़ गई थी जिससे पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन के भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त ने देखा जब हम पिघले हुए शीशे को सावधानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, डैडी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सर हिला दिया। आखिर जब शीशा डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। अब हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सर हिलाया। अब हम दोनों साझेदार हैं, मेरे डैडी ने पूछा। और प्लास्टर के इन सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज है। छोटी हथौड़ी से मैंने उस सील को ठोका जिसने क्यूब को बीच से खोल दिया।
मैंने प्लास्टर के सांचे का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेंट का सिक्का बाहर टपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग शीशे के सिक्के ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और जोर जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। आग और टूथपेस्ट ट्यूब्स के खाली बॉक्स के साथ ही उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफेद धूल से ढके होकर खूब मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर की सामने वाली सीढ़ियों पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या मतलब होता है। हमारे सपने चूर चूर हो गए। अब आपका मतलब है कि ये गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि वो अपनी जन्मजात प्रतिभा का विकास कर रहे हों। डैडी ने उन्हें घूर कर देखा। हाँ, ये गैर कानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने ये दिखा दिया है कि तुम में बहुत रचनात्मकता और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए कचरे को साफ करने लगे। पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। चूरे को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं। हम वाकई गरीब हैं। जब मैंने ये बात कही तो मेरे डैडी जा ही रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया है। ज्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूंगा कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी में वहां खड़े रहे। ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन इनसे हमें ये पता नहीं चलता था कि हम क्या करें। अब डैडी, ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल के टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हमें बस पढ़ाना और सिखाना पसंद होता है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता कि पैसे कैसे बनाना है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझाता हूं, मेरे डैडी बोले। अगर तुम लोग ये सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनते हैं तो मुझसे मत पूछो। माइक, ये सवाल अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वो तुम्हारे डैडी के गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया है कि जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल के हैं। मेरे डैडी? माइक ने अविश्वास में दोबारा पूछा। अब तो फिर ऐसा कैसे है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास एक शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है? शानदार कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं है कि तुम अमीर हो या तुम पैसे बनाने की कला जानते हो। मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी गन्ने के बागान में काम करते हैं। वो मुझसे ज्यादा अलग नहीं है। वो एक कंपनी में काम करते हैं और मैं सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने उन्हें कार दे रखी है। शक्कर की कंपनी आर्थिक परेशानी में है और जल्द ही हो सकता है कि जिमी के डैडी के पास कुछ न रहे।
तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वो एक साम्राज्य बना रहे हैं और मेरा अनुमान है कि कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। ये सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि